नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अहम इस वजह से भी है कि आज मुल्क में आला सतह पर प्री बजट मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा और इसके बाद ज़ाहिरी बात है फिर बजट प्रेजेंट होने वाला है। उसके लिए जितनी सिफारिशात होंगी मेरे ख्याल से दे विल सॉलिडिफाई देम। और बजट का प्रोसेस अब तकरीबन जो है उसकी मेकिंग का फ़ाइन ट्यूनिंग के अलावा कंप्लीट हो चुका होगा। दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। मैं ये कहता हूँ कि ये एक बहुत ही मुश्किल होगा और मैं ये कह सकता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल इज़ अ वेरी ब्रेव मैन to be presenting this budget at this juncture of time. He is in the spotlight. He has a business background and but he is not carrying any political luggage. इस तरह कह देते हैं. So therefore any damage that he may do to himself politically will not spread across the PMLN. ये मेरा जो ख्याल है. उसके अलावा यही कह सकता हूँ कि he is a brave man doing a very difficult thing at the moment. और डिफ़िकल्ट डिसीजंस इन्होंने लिए भी हैं, कुछ इनको लेने चाहिए थे, कुछ को थोड़ा सा वे ये ज़्यादा कर लेते। क्योंकि देखें, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल फॉल आउट कोई चीज़ नहीं होती, उनको ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर मेजर्स कोई भी पॉलिटिकल फोर्स या पार्टी ले लेती है तो वो उनके इमेज के लिए एक स्टिग्मा बन के रह जाता है और ये आपको अगले इलेक्शंस के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये भले सही कह रहे हो काफ़ी जगह पर कि करनी किसी और की थी, भरनी इन्हें पड़ गई, लेकिन आवाम हमारी बड़ी सीधी सादी है। उनको समझ यही आता है कि किसने बढ़ाई, किसके दौर में कीमतें ज़्यादा हुई, वगैरह वगैरह। चलो लेट दैट बी। आज हमने बहुत ही संजीदा डिस्कशन करनी है क्योंकि हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, साबिक सदर FPI, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मुल्क के मारूफ ताजिर सनतकार रहनुमा भी हैं। इसके साथ साथ इस मौजू पर बड़ी गिरफ्त भी रखते हैं। हाल ही में बरतानिया में जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इनकी मुलाकात भी हुई। इसहाक डार साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और दो और भी नून लीग के वज़रा मौजूद थे जो अहम मुद्दों के ऊपर फाइज़ है। इसके अलावा इन्होंने हाल ही में अमेरिका का भी दौरा किया जहां पर इनका दो बहुत ही अहम अमेरिकी सेनेटर से मैं कहूँगा कि डिस्कोर्स भी हुआ, डिस्कशन भी हुई ऑन इशू ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इकोनॉमी एंड इट्स करंट स्टेट। तो वेलकम करता हूं सर आपको शो। थैंक यू जनाब। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज तो समझे कि ये ख़बरों का प्रोग्राम ज़्यादा होगा और मुज़ाकरा इसमें कम होगा, तो बरह रास्त आपकी तरफ जाता हूँ। फ़र्स्ट आप ये बताइए कि आप बरतानिया गए और आपकी साबिक वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई। इसहाक डार साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं जो बेसिकली डी फैक्टो तो मामलात उनके हाथ में हैं। तो उनके साथ क्या बात हुई, मईशत पर क्या बात हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन गुज़िश्ता जुमे को जो है मेरी मुलाकात हुई मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के साथ और इसहाक डार साहब के साथ, और फिर उसमें सबसे अहम जो गुफ्तगू का मौजू था वो मुल्की मईशत थी। और मुल्की मईशत में उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने, जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, उन्होंने जाते हुए रास्तों में सुरंगें बिछा दी कि जहाँ से कोई भी चलेगा तो सुरंग फटेगी। और सबसे उसमें जो एक बुरा काम किया गुज़िश्ता हुकूमत ने वो ये था कि जिस दिन $20 पर बैरल कीमत बढ़ी पेट्रोल की, तो हुकूमत उस वक्त की हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोल की कीमत कम कर दी। तो दो तरफ से नुकसान पहुँचाया मुल्की मईशत को, और वो नुकसान जो है चलता रहा। जबकि गुज़िश्ता हफ्ते जो है मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्राइस एडजस्टमेंट की जो तकरीबन 60 रुपये लीटर थी। तो ये सारी बदनामी और बुराई जो है वो मौजूदा हुकूमत के हिस्से में आई, जबकि हकीकत ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से हैं। अगर दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो हर मुल्क ने उसको आगे पास ऑन किया है। तो इसमें मौजूदा हुकूमत को इल्ज़ाम देना बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। बाकी ये कि साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब जो है वो मुल्क की मईशत के बारे में काफ़ी मुतफ़क्किर थे और कहते हैं कि हमारी हुकूमत पूरी कोशिश करेगी, शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम जो है पूरी कोशिश करेगी कि इन मुश्किलात पे काबू पाया जाए, लेकिन इसको काबू पाने में चंद महीने लगेंगे और इसके लिए चंद महीने जो है वो आवाम को इंतज़ार करना चाहिए। यही उनका पैगाम था।
अच्छा, इसके साथ साथ मैंने ये देखा है कि नवाज शरीफ साहब इज़ अ बिट कीन ऑन होल्डिंग दी इलेक्शंस एज अर्ली एज पॉसिबल। आई थिंक कि उन्होंने जैसे आपको कहा कि चंद महीने, तो आई थिंक डिड ही गिव यू एनी सिग्नल रिगार्डिंग दैट इन फ्यू मंथ्स आफ्टर फिक्सिंग थिंग्स दे वुड लाइक टू गो इन फॉर एन इलेक्शन या नहीं? नहीं, मेरे से इस मौजूद पर बात नहीं हुई कि जल्दी इलेक्शन होंगे या कब होंगे। इत्तेफाक से ना मैंने उनसे पूछा, तो लिहाजा उन्होंने बताया भी नहीं। लेकिन ओवरऑल मईशत के बारे में था कि वो इस बारे में बहुत मुतफक्कर थे कि पब्लिक और आवाम जो है वो मुश्किलात का शिकार है, और जो उनकी आमदनी तो बढ़ी नहीं लेकिन चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। तो यकीनन वो इस बात को और इस बारे में वो और उनके साथी इसहाक डार साहब जो है बहुत करीब से गौर कर रहे हैं कि किस तरह से, और मेरा ख्याल है कि वो आइंदा चंद महीने के अंदर जो है ना कोई ऐसा पैकेज देंगे कि जिसमें जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। और तो आपकी ये तवील मुलाकात थी उनके साथ, यानी काफ़ी दौरानिया तक जारी? मैं उनके साथ तकरीबन मेरी मुलाकात 3 घंटे रही, जिसमें से 3 घंटे? हाँ, लेकिन 1 घंटा तो इतनी देर नहीं मिलते किसी वो नहीं मिलते। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि उसमें पहला 1 घंटा सियासत और मुल्क की मईशत के ऊपर था, और दूसरा घंटा जो था वो खाने के ऊपर था, लंच पे था। तो लंच ख़त्म हो के फिर दौरानिया जारी रहा। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया। नॉर्मली वो किसी आई एम हैप्पी ही स्टिल हैज एन एपेटाइट, मतलब ये ही इज कीपिंग इन गुड हेल्थ। जी जी, और माशाल्लाह उनकी सेहत भी अच्छी थी। जी जी, माशाल्लाह उनकी सेहत भी अच्छी थी। और लेकिन वो पूरी तरह से मुल्की मामलात के ऊपर वहाँ बैठ के गौर खौस कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक सही बात बताऊं ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, मैंने कभी भी, आपने भी देखा होगा प्रोग्राम के अंदर, तनकीद बहुत की है, लेकिन कभी भी ये किसी सियासी रहनुमा के बारे में बहुत ज़्यादा बुराई या बहुत ज़्यादा वो जिसे कहते हैं ना अग्रेशन नहीं निकाली। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर पोलराइजेशन बहुत है। इन माई ओन ओपिनियन मैं आपको बताता हूँ कि आई थिंक दैट नवाज शरीफ साहब का बड़ा एक्सपीरियंस है, ही इज़ अ वेरी कैपेबल मैन। और मेरी जहाँ तक राय है, मेरा ऐसा ख्याल है कि क्योंकि ताजिर सियासत से भी वो वाबस्ता रहे हैं। आप पता होगा लाहौर चैम्बर के एक दौर में बहुत पहले सदर भी थे, उनके वालिद साहब भी कारोबारी आदमी हैं, तो ही अंडरस्टैंड्स द बिजनेस कम्युनिटी एंड इट्स प्रॉब्लम्स। मेरा ऐसा ख्याल है। कोई इस मौजू पर भी बात हुई, आपने पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी की वहाँ पर? बिल्कुल, उन्होंने देखिए मैंने उन्होंने कहा कि देखिए जो प्राइवेट सेक्टर है वो पूरी तरह से PMLN की हुकूमत के साथ है, और वो शहबाज शरीफ को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी ये है कि कुदरती तौर पे इस वक्त हुकूमत मजबूर है कि पेट्रोल, उसके बाद गैस, उसके बाद बिजली, इन सब चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। तो आम तौर से ऐसा ही होता है कि जब भी ऐसा सूरत हाल हो तो जो भी उसका इल्ज़ाम है वो मौजूदा हुकूमत को या जो भी अनाउंस कर रहा होता है उसके ऊपर आता है, तो वो तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि PML की हुकूमत जो है वो कुछ सोच रही है किस तरह से जो कम आमदनी के लोग हैं उनको किस तरह से रिलीफ दिया जाए। कुछ रिलीफ बजट में आएगा, कुछ उसके बाद आएगा, और उसमें मैं समझता हूँ कि जो मिनिमम वेज है वो भी मुनासिब तरीके से उसे बढ़ाया जाएगा। मैंने दे आर वर्किंग ऑन वेज टू समहाउ फैसिलिटेट द कॉमन मैन। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी सोच में है, और वहाँ पे मियाँ साहब जो है ख़ुद से इस चीज़ों को देख भी रहे हैं, और वो यकीनन हुकूमत को मशवरे भी दे रहे हैं कि भाई किस तरह से भी है आप कोशिश करें कि आवाम को जो है उनकी मुश्किलात में कमी पैदा की जाए। अमेरिका भी तशरीफ़ लेकर गए, वहाँ पे अमेरिकी सेनेटर से मुलाकात हुई। तो हमारे यहाँ जो माहौल बना हुआ है, अड़े ओए इस तरह की जो बात रही हैं, मेरे ख्याल से तो सर ये गैर मुनासिब है, क्योंकि हमें तो बुज़ुर्गों ने बताया था थोड़ा सा क्रूड महसूस होगा, लेकिन हट्टी ते बह के कदे कस्टमर नू गाली नहीं दी। तो हमारे यहाँ ये है कि हम अपनी प्राइमरी एक्सपोर्ट मार्केट, अपने वन ऑफ द की एलाइज, चाहे लोग आवर लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर, यस, उसके साथ हम अच्छे पीसफुल रिलेशंस हमें रखने चाहिए, और मेरे ख्याल से ये रिलेशनशिप इक्विटेबल हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली अभी पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से देयर इज़ ए बिट ऑफ ए, मैं क्या कहूँगा, देयर इज़ अ बिट ऑफ अ मेस हियर। इसको क्लैरिफाई करने की आपने कोशिश की, उनसे क्या इनपुट मिली, इसको थोड़ा सा? बिल्कुल, मेरी उनसे बातचीत हुई, और सेनेटर साहब का ये कहना था कि ये जो भी इस वक्त आपके मुल्क में हमारे ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया जा रहा है, हकीकत में ऐसा नहीं है। अमेरिका के पास और भी बहुत सारे दुनिया के मसाइल हैं,
तो हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में एक हुकूमत मौजूद हो और उसको हम हुकूमत जो है गिराने की कोशिश करे। ये जो भी बात फैलाई जा रही है ये गलत है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान की मुश्किलात हैं वो माशी मुश्किलात से बाहर निकले। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है इन माशी मुश्किलात में चले, बल्कि जहाँ भी कोई बैनुल अक़वामी इदारे आएंगे वहाँ पे US से उसको सपोर्ट करेगा। मिसाल के तौर पे IMF है या दूसरे इदारे हैं, जहाँ भी पाकिस्तान का मसला आएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। और ये तासुर ज़ाइल होना चाहिए कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, दोस्त है। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है। बाज़ दफ़ा पाकिस्तान ने बहुत साथ दिया, जब अफ़गानिस्तान में मसाइल थे तो पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया, और इसी तरह से दीगर हालात में भी। तो हम पूरी तरह से, अमेरिका आज भी चाहता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं बिल्कुल नॉर्मलाइज हों। अच्छा, लेट मी जस्ट टेल यू, देयर आर hundreds of thousands of students from Pakistan that have either studied in the US or are currently studying in the US on student visas. There are so many Pakistanis that are working in American companies in the United States and outside the United States. There are so many Pakistanis who have subsequently either through proper immigration naturalized and become citizens of the US. Under such circumstances, do you think it is the correct line to toe for any political party or politician to continuously talk against a country which we have such strong cultural relations with as well? क्या कहते हैं आप? मैं समझता हूँ कि किसी भी पाकिस्तानी हुकूमत को बिला वजह जो है अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए। जैसे आपने कहा कि वहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, फिर यही स्टूडेंट पढ़ के वहाँ जॉब करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद कई पाकिस्तानी जो हैं बड़े अहम ओहदों पे फाइज हैं। और आप ये भी जो है मिसाल के तौर पे डॉक्टर्स, आपको हैरानगी होगी कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स अमेरिका के अंदर, अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के पॉपुलेशन को कंपेयर करें तो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं अमेरिका के हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं और अहम अहदों पे हैं। और वहाँ पाकिस्तान देयर इज लिटिल और नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पाकिस्तानी, जो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल नहीं है, उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो वो ये जो सूरत हाल है ना, किसी भी हुकूमत के लिए मुनासिब नहीं है। एक तो ये कि अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे इतने सारे पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे रहते हैं, काम कर रहे हैं, बाज़ अमेरिकन सिटीज़न बन गए हैं, और यही वो लोग हैं जो करोड़ों अरबों डॉलर पाकिस्तान में भेज रहे हैं। देखिए, आप ये सोचिए कि अगर आपके चंद लाख वर्कर जो है मिडिल ईस्ट में हैं, तो वर्कर बेचारे की तो तनख्वाही जो है वहाँ पे बमुश्किल जो है सस्टेनेंस के ऊपर है। जी हाँ, वो बेचारा 2000 दिरहम से लेके 2000 दिरहम से बल्कि 1000 स्मॉल जॉब्स कर रहे हैं, मतलब 1000 दिरहम से लेके 5000 दिरहम तक की जॉब कर रहे हैं। वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं वो लाखों डॉलर कमा रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं लाखों डॉलर कमा रहे हैं, और वो लोग फिर पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं। उन्हीं लोगों के पैसे जो हैं ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी अमेरिका में हैं, वहाँ से बहुत बड़ी रिमिटेंस आती है, एंड इट कम्स इन बिलियंस ऑफ डॉलर। और सवाल यही पैदा होता है कि पाकिस्तानी कितने हैं रशिया में? मुट्ठी भर। इकोनॉमिक एडवांटेज क्या है उनके साथ रिलेशनशिप रखने का? मैं कहता हूँ ख़राब किसी से नहीं करो, सबसे आप रखो। मुझे यकीन है कि जो पाकिस्तान के अंदर सिफारत खाने होंगे उनको अच्छा और मस्बत पैगाम गया होगा कि हकीकी पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी दरअसल सब दुनिया को साथ लेकर जाना चाहती है। हमारा किसी के साथ कोई, जिसे आप कह सकते हैं कि वैर नहीं है, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट हैं इनहेरेंट, वो पाकिस्तान को वॉच करने होते हैं, और ज़ाहिरी बात है हम भी अपनी ट्रेड इकॉनमी और बिज़नेस को देखकर आगे सोचते हैं। यहाँ पर मैं आपको आगे लेकर चलूँ सर, बड़ा अहम एक अमल शुरू हो गया है। प्रोग्राम के आगाज़ में भी मैंने आपको कहा था कि तकरीबन प्लानिंग हो चुकी है। जी हाँ। यू हैव एनी लास्ट मिनट सजेशंस कि क्या हुकूमत को करना चाहिए फॉर बजट मेकिंग? जी देखिए, मैं चाहूँगा कि हुकूमत को जहाँ भी इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, तो इसके अंदर जो चीज़ें पाकिस्तान में बन रही हैं उनके ऊपर मज़ीद ड्यूटी लगा दी जाए। एक किस्म की टेम्परेरी रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दें, और वो 6 महीने तक के लिए कम से कम वैलिड हों, ताकि उन गैर ज़रूरी अशिया की इंपोर्ट बंद हो। हमारे यहाँ लोग शौक़ से जो चीज़ मुल्क में अवेलेबल है वो भी बाहर से मंगवाते हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। उसको इतना महंगा कर दें, चाहे वो बड़ी गाड़ियाँ हों या उसके अलावा दूसरी चीज़ें हों, डेली यूज़ की जो भी आइटम्स हैं जो पाकिस्तान में बनती हैं,
तो उसको उसके ऊपर कम से कम 25% रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दें 6 महीने के लिए, ताकि उसकी इंपोर्ट बंद हो जाए, आपके डॉलर के ऊपर दबाव ना आए जब तक कि आपकी एक्सपोर्ट ना बेहतर हो। अब आज देख रहे हैं कि आज भी डॉलर की करेंसी जो है वो दबाव में है, बहुत ज़्यादा। हमारा पाक रुपीज़ जो है करीब 205 रुपये के करीब है। उसकी वजह क्या है कि हम गैर ज़्यादा इंपोर्ट्स कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो उसमें एक बेहतर तरीका यही है कि इंपोर्ट को कर्टेल किया जाए। अच्छा, 2 मेजर चंक्स हैं हाँ जी। इन्होंने भी जो मेंशन किया, एक ऑटोमोबाइल, एक मोबाइल फ़ोन। जी जी। इनको अगर इंसेंटिवाइज कर दें और जो डिलीशन प्रोग्राम्स हैं उन पर अमल दरामद करवाना शुरू कर दें, तो एक तो ये जो असेंबलिंग है इससे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएं। और फ़ोन्स के अंदर तो आपको पता होगा, आई एम नॉट टेकिंग द नेम, बट वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप्स इन पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी मैन्युफैक्चरिंग ए कोरियन, लीडिंग कोरियन मोबाइल फ़ोन ओवर हियर इन पाकिस्तान। तो मैं ये सोच रहा था कि वाई डू दे नॉट इंसेंटिवाइज these two specific industries but curtail imports, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने पीटीआई की गलती की, उन्होंने कहा कि जी हम इंपोर्ट कम कर देंगे लेकिन गाड़ियाँ वो कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट्स आना शुरू हो गए। सर, तो इससे तो इंपोर्ट बढ़ गई ना। देखिए, सबसे बड़ा बोझ जो पड़ा वो गाड़ियों की वजह से ही पड़ा जी, गाड़ियों की वजह से पड़ा। और अगर आप देखें तो वो कंपनी, मैं ना किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, हाँ। वो कंपनी जो सन 1990 में जिसने कार बनानी पाकिस्तान में असेंबलिंग शुरू की, उन्होंने वादा भी किया कि इतने सालों में डिलीशन प्रोग्राम में ये करेंगे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये दोनों बड़ी कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, तीनों जो उस ज़माने में कार बना रहे थे, उन्होंने कोई डिलीशन प्रोग्राम में खातिर ख्वाह उसमें डेवलपमेंट नहीं की। वो तकरीबन हर चीज़ बाहर से ही मंगवाते रहे, अलावा इसके बॉडी के पार्ट्स या कोई मेटल। जबकि मैं आपको बताऊं, प्रोग्राम देखते भी हैं, अच्छे विजनरी आदमी हैं, मैं भी नहीं ले रहा, लेकिन एम ये कि डिलीशन प्रोग्राम पे अमल करें ना, अमल करें डिलीशन प्रोग्राम पे, कि सख्ती से कहें कि भाई अगले 5 साल में आपने ये करना है, और उसके साथ कोई और टैक्स की मराद दे दें कि अगर आपने 50% डिलीशन कर दिया तो आपको जो इतना इनकम टैक्स लगता है उसमें से 5% कम लगेगा। इस तरह का कोई भी, देखिए ये। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी इसमें, क्योंकि ये थोड़ा बारीकी में जाते हैं, इसमें वैल्यू डिलीशन नहीं है। सर, मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली क्या है कि पेंट्स अगर लोकली हो जाएं, प्लास्टिक्स के जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं, सीट हो जाए, डिलीशन, ये मज़ा नहीं है। असल चीज़ ये है कि जो पुर्जे बने, सर उस पर फोकस इतना नहीं है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अभी तक जो भी कारें बन रही हैं, इसके अंदर सिर्फ डैशबोर्ड वगैरह जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो बन रही हैं, और सीट्स बन रही हैं, और कुछ मेटल के जो शीट्स हैं, दरवाजे वगैरह वो बन रहे हैं। लेकिन जहाँ तक पुर्जों का ताल्लुक है, पुर्जे फिर बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, वो यहाँ बनने चाहिए। और उसके लिए एक हुकूमत एक क्लियर पॉलिसी दे कि भाई आपने 5 साल में इतने % जो है लोकली बनाना है, और अगर आप ये बनाएंगे तो आपको टैक्स में इतने % छूट मिलेगी, वरना आपकी ड्यूटी बराबर कर दें इंपोर्टेड गाड़ी का। सीधी बात है ना, फिर कंपटीशन का सर फिर फ्री बिल्कुल कर दें। अच्छा, मोबाइल फ़ोन का भी सर मेरी ये गुजारिश थी कि अमेरिका के 2-3 ब्रांड हैं बड़े, कि जो आईटी टेक्नोलॉजी मोबाइल डिवाइसेस में काम करते हैं, ठीक है, उनको भी इंकरेज किया जाए को पाकिस्तान के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लगा लें। उनमें से बहुत सारे चाइना से शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज चाइना में भी लेबर अब एक्सपेंसिव हो गई है। अब डॉलर हमारा महंगा हो गया, कुछ तो उसका फ़ायदा लें। वेजेस तो एक दिन के अंदर 10% कम हो गई ना सर, एक तरह से। देखिए, हम चाहेंगे कि अमेरिका की कंपनियां भी आएँ यहाँ मोबाइल फ़ोन बनाएं। आप इंडिया में देखें ना, इंडिया में तमाम मुल्कों से लोग जो है, चाइना, कोरिया, चाइना वाले भी इंडिया में मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, तो हमें भी चाहिए। और इंडिया में मोबाइल फ़ोन बहुत सस्ता है, जो कम से कम मोबाइल फ़ोन है उसकी कीमत 2 से 3 हज़ार रुपये इंडियन रुपये है। तो आप उसके पाकिस्तानी जो है डबल कर लीजिए, डबल से कुछ ज़्यादा कर लीजिए, तो इंडिया में सब मोबाइल चाइनीज़ बन रहे हैं, कोरियन बन रहे हैं। हमें भी यही सोचना चाहिए बजाय इसके इंपोर्ट करने के। अभी आपने बताया कि एक बड़ा बिजनेस ग्रुप जो है यहाँ कोरिया से बनाना चाह रहे हैं, लेकिन एक से काम नहीं चलेगा। कम से कम 4 मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आने चाहिए, और बाकी 3 जो हैं वो चाइना से आने दें, क्योंकि चाइनीज़ जो है उनकी कीमत निस्बतन कम है। जी कम है, और हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए। आपका इंपोर्ट का बिल मोबाइल फ़ोन का भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके ऊपर हमें तवज्जो देते हुए इनको मज़ीद मराद देनी चाहिए कि ये लोग, और चाइनीज़ जो है अगर आप उनको मराद देंगे तो वो 1 साल के अंदर यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे वो लोग जो हैं। तो आप अभी कहते हैं कि ये इंपोर्ट कर्टेलमेंट जो है ये पहली प्रायोरिटी इसके लिए, पहली प्रायोरिटी कि आप इंपोर्ट की कर्टेलमेंट करें, उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की इंपोर्ट्स को कर्टेल करें। उन्हें कहें जी लोकली आप पार्ट्स बनाएं, जब तक लोकल पार्ट नहीं बनाएंगे खाली वादा नहीं चलेगा उनसे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने सोलर की जीएसटी तो माफ़ की है, मैं ये कह रहा था कि अगर ये ओवरऑल सब्सिडाइज करने के बजाय फाइनेंसिंग फैसिलिटी दे दें सर इसके साथ,
क्योंकि और जो सस्ता कर्जा ये वो स्कीमों के बजाय अगर आप इस पे ट्रांजिशन पर ले आएँ तो कम से कम रेजिडेंशियल की मैक्सिमम अगर आप शिफ्ट कर देंगे ना सर सोलर पर, तो वो जो एक इंडस्ट्रियल टैरिफ है वो भी काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा, कोई डॉलर बढ़ रहा है, और दूसरा ये कि सप्लाई प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी। क्या कहते हैं आप? देखिए गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है कि स्टेट बैंक ने ऑलरेडी पॉलिसी दी हुई है जी जी सोलर एनर्जी के ऊपर, और उसमें सस्ते इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है उन्होंने अलाउ किया हुआ है, और कई कंपनी इससे फ़ायदा उठा भी रही हैं और उठा चुकी हैं। जी जी जी। तो उसको देखने की ज़रूरत है, या स्टेट बैंक उसको जो है और ज़्यादा तशहीर करे। जी जी। अखबारों में दे के भाई आप अगर स्ट्रीमलाइन कर दे सर, मेरे ख्याल से थोड़ी स्ट्रीमलाइनिंग थ्रू कमर्शियल बैंक्स दे रहे हैं। जी जी। उसमें कोई वो रुकावट नहीं है, लेकिन इसको एडवर्टाइज नहीं किया गया है कि सोलर के ऊपर जो है ये स्टेट बैंक या कमर्शियल बैंक्स जो है कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे रहे हैं। वो अगर घरों में भी लगना शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं से आपका बिजली का बोझ कम होगा। और एक मैं आपको बात ये बता दूंगा, कराची के अंदर व्हाट आई हैव हर्ड इज़ कि यहाँ पर जो सप्लाई करने वाली कंपनी है, इट इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन सोलर ऑन लार्ज स्केल। के इलेक्ट्रिक बहुत बड़े पैमाने पे इस पे काम कर रही है, ये मेरी नॉलेज में आया है। उन्होंने जो है ख़ास तौर पे जो सनती उसमें इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं उनको अप्रोच कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक कंपनी, और वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रही है। मैं चाहूँगा, मेरा ये भी एक पैगाम है लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो के इलेक्ट्रिक के साथ इस मामले में रब्ता करें और उनकी जो नई स्कीम है उसको समझें, और वो अगर उनको समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो उससे फ़ायदा उठाएं। वो लोन भी प्रोवाइड करते हैं। बड़ी अहम गुफ्तगू आज हुई, मेरे ख्याल से सैर हासिल भी इस हिसाब से रही कि इसके अंदर आखिर में हमने बजटरी प्रपोजल्स को भी डिस्कस कर लिया जो सबसे अहम थे, लेकिन सारी चीज़ें और बाकी हैं। आगे आने वाले दिनों के अंदर उस पर बात होगी। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, आपको दोबारा भी दावत दूंगा बजट के बाद भी, बजट के दौरान भी, ताकि आपसे ये राय ली जा सके, क्योंकि आप ताजिर सनतकार बिरादरी के एक बहुत ही अहम रहनुमा और आपकी बात का एक बहुत वज़न है। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।